हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज करने वाले हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से एक प्यारे से आर्टिकल को, राइजिंग फ्रॉम द एशेज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के 4 महीने बीत जाने के बाद। आज अडानी ग्रुप कहाँ खड़ा है इस चीज़ के ऊपर, कैसे बड़ी बहादुरी से इन्होंने इस पूरे क्राइसिस को झेला और अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। इस आर्टिकल में जो पढ़ोगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर तरह के, कॉम्प्रिहेंशन के, यहाँ पे आपसे थीम पूछी हुई है, नीचे ग्रामर वोकैब, हर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लास के लास्ट में क्विज़ के सॉल्यूशंस करवाता हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है 3-4 दिनों से, कल का मुझे ब्रेक भी लेना पड़ा। कोशिश करेंगे कि अब तबीयत ठीक रहे, आगे की क्लासेस टाइमली कंटिन्यू की जा सके। चलिए आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहे जी राइजिंग फ्रॉम द एशेस। देखिए एशेस इस वर्ड का मतलब होता है राख, और ये एशेस वर्ड उन वर्ड्स में से, चुनिंदा वर्ड्स में से एक वर्ड है जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, जिनके पीछे आप हमेशा ईएस देखेंगे, जैसे कि प्रीमाइसेस, एशेस, पैंट्स, ट्राउजर्स। सुना होगा ना आपने, जिनको हमेशा आपको ईएस लगा के या एस लगा के प्लूरल बनाना होता है। ग्लासेस, बाइनोकुलर्स। कह रहा है जी कोई चीज़ है जो राइज कर रही है ऐसे से, यानी कि राख से। कोई ऐसी चीज़ है जो मिट्टी में मिलने के बाद भी फिर से अपने पाँवों पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है। राख का मतलब क्या है? चीज़ें स्वाह हो गई, जल गई, है ना। और जली हुई राख में से जब कोई चीज़ निकल करके आए तो मतलब एकदम फर्श से अर्श का सफ़र तय करने के लिए वो चीज़ तैयार है। बात कर रहा है अडानी ग्रुप्स रीबाउंड आफ्टर स्कैंडल। अडानी ग्रुप का जो रीबाउंड हुआ है, रीबाउंड वर्ड बहुत बार आप देख चुके हैं। बाउंड का मतलब होता है जंप, और री का मतलब है फिर से। जब आप नीचे गिरे और फिर आप जंप करके वापस खड़े हुए, इसी को बोलते हैं रीबाउंड। बात समझ रहे हैं ना। तो बात की जा रही है अडानी ग्रुप के गिर करके जंप करने की, रीबाउंड करने की, हिंडनबर्ग स्कैंडल के बाद। चलिए रिबाउंड वर्ड अभी आगे डिटेल में दिखा देंगे आपको। री जंप बोलते हैं इसको, बाउंस बैक भी बोल सकते हैं। आप गिरे और आप गिर के फिर खड़े हो गए तो आपने रिबाउंड करके दिखाया। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी सर्कमस्टांसेस मे हैव पुश्ड मिस्टर अडानी टू द ब्रिंक ऑफ डाउनफॉल, बट ही सीक्स टू प्ले द फिनिक्स दैट राइज फ्रॉम द एशेस। देखो इस सेंटेंस में एक एरर है, एक गलती है, एक एरर है, जानबूझ के छोड़ी गई है। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक इस एरर को निकालने की कोशिश करो, फिर मैं तो बता ही दूंगा, है ना। जिसको मिलती है कमेंट्स में डालना। कह रहे हैं जी सर्कमस्टेंसेस जो हैं, सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं हालातों ने हो सकता है पुश कर दिया हो, धकेल दिया हो मिस्टर अडानी को। और कहाँ धकेला हो? टू द ब्रिंक ऑफ। टू द ब्रिंक ऑफ का मतलब है कगार पे। टू द ब्रिंक ऑफ, टू द वर्ज ऑफ, टू द कस्प ऑफ, है ना। इन सब का मतलब होता है कगार पे। कह रहा है हालात ने हो सकता है मिस्टर गौतम अडानी को धक्का मार के कगार पे भेज दिया हो एक डाउनफॉल की, एक गिरावट की। कह रहा है लेकिन ये जो गौतम अडानी नाम का आदमी है ना, ये कोशिश कर रहा है प्ले करने की उस फिनिक्स को। प्ले द फिनिक्स का मतलब है फिनिक्स के रोल को अदा करना, भूमिका को अदा करना। ये गौतम अडानी नाम का जो शख्स है ये कोशिश कर रहा है वो फिनिक्स बनने की, जो कि राइज करती है एसिड से, जो कि अपनी राख में से फिर से खड़ी होकर के पैदा हो जाती है। देखिए ये सेंटेंस आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये फिनिक्स का वर्ड, फिनिक्स का मतलब आप नहीं समझोगे। फिनिक्स एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है अरेबियन मिथोलॉजी के अंदर। मिथोलॉजी समझते ना, दंत कथाएं। जैसे हमारी कंट्री में भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं हिंदूज़ के अंदर। रोमन मिथोलॉजी है, ग्रीक मिथोलॉजी है, वैसे ही अरेबियन मिथोलॉजी में फिनिक्स नाम का एक जानवर था, एक पंछी था। इसको आप मार के जला दोगे ना तो जलाते ही अपनी राख में से फिर से पैदा हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं, फिनिक्स का आपको आइडिया लग जाए। तो गौतम अडानी भी वही अरेबियन कंट्री के उस फिनिक्स नाम के जानवर की तरह उसी की भूमिका को अदा करना चाह रहे हैं। हिंडनबर्ग ने जरूर इनको राख में बदल दिया, जला करके रख दिया इनको, लेकिन ये अपनी राख से फिर से राइज करने को तैयार है। अडानी ग्रुप को फिर से पटरी पर लाने के लिए रेडी है। अब समझ गए सेंटेंस का मीनिंग। सर्कमस्टांसेस यानी हालात, इसकी वर्ब है मे हैव पुश्ड। पैसिव लगा हुआ है यहाँ पे, है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल के बाद, है ना। मॉडल के बाद मे, माइट, कुड, वुड, शुड, है ना, सब मॉडल्स होती हैं। टू द ब्रिंक ऑफ, टू द कस्प ऑफ, टू द वर्ज ऑफ, टू द एज ऑफ। इन चारों का मतलब होता है कगार पे, कगार पे, है ना, किसी चीज़ की कगार पे। जैसे कोई आदमी होता है पागलपन की कगार पे होता है,
कोई कंपनी होती है जो बैंकरप्सी यानी दिवालियापन की कगार पे होती है। कोई भी चीज़ किसी भी कगार पे हो तब आप इस फ्रेज़ को यूज़ करें। अब इस फ्रेज़ को यूज़ करने की एक चीज़ है, एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में कभी भी ऐड नहीं लगेगा। आपको कहीं भी एट द ब्रिंक ऑफ लिखा हुआ मिले ना तो समझ जाना एट द ब्रिंक ऑफ नहीं, ऑन द ब्रिंक ऑफ मुझे लगाना है। तो ये एट वाले सभी फ्रेजेस गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस देखो, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। देयर बिजनेस इज एट या ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। उनका व्यापार बैंकरप्सी की कगार पे है, दिवालिया होने की कस्प पे या एज पे है। यहाँ पे ऐड गलत है, मुझे ऑन लगाना चाहिए। अब देखो दूसरा सेंटेंस, इन्फ्लेशन हैज पुश्ड देयर बिजनेस एट या ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। इन्फ्लेशन ने यानी कि महंगाई ने पुश कर दिया है, धकेल दिया है उनके व्यापार को, उनके कामकाज को बैंकरप्सी की कगार पे, दिवालियापन के किनारे पे। यहाँ भी अगर आप टेक्निकली देखें तो ऑन लगना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे पुश वर्ब जो है ना वो अपने साथ में टू नाम का प्रेपोजिशन लेती है। डू नॉट पुश मी, आप मुझे पुश ना करें टू द रूम, रूम की तरफ। समझ रहे हो? पुश वर्ब क्या बताती है, किस आदमी को कहाँ पे धकेला जा रहा है। तो अगर किसी को बैंकरप्सी की कगार पे धकेला जा रहा है ना, पुश वर्ब लग गई है, तो फिर पुश देयर बिजनेस टू द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी लिखें, ना कि ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को होती है। कभी कभी मुझसे पूछते हैं सर आप ऑन बताते हो, हमने टू देखा है। तो वो टू इसीलिए लगा हुआ है, धकेला गया है बैंकरप्सी की तरफ, है ना, पुश्ड टू द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। यहाँ भी वही हुआ है। ही एक गौतम अडानी के लिए आया है, वर्ब है सीक्स। सीख का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना। प्ले द फिनिक्स का मतलब है फिनिक्स की भूमिका को अदा करना, फिनिक्स के रोल को निभाना। दैट आया फिनिक्स के लिए, इसकी वर्ब है राइज। सेंटेंस में जो एरर थी वो थी टेंस की। देखो फिनिक्स जो है ना वो राइज करता है एसिड से, या फिर फिनिक्स वो है जो राइज किया था पास्ट में एसिड से। अगर फिनिक्स के लिए वर्ब लगानी है तो या तो रोज लगाओ, पास्ट का इवेंट बताओ, या फिर प्रेजेंट का इवेंट बताना है तो फिनिक्स सिंगुलर है, आप लिखें यहाँ पे राइजेस, है ना। ये फिनिक्स वही है जो हर बार राइज करता है, अभी भी राइज करता है, दैट राइजेस फ्रॉम द एशेस। तो ये वर्ब की यहाँ पे छोटी सी गलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। छोटा सा आर्टिकल है, बहुत सारे लेसन एंड लर्निंग। एक लाइक और एक शेयर इसको जरूर से देना। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे बच्चों को मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत है, अभी तक मॉक टेस्ट पास नहीं लिया है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की बैसाखी सेल का। टेक्स्ट बुक की एक दिन की सेल है ये, आज 15 अप्रैल रात 12 बजे तक एक्टिव रहेगी। 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको मिल रहा है 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे 269 के। इस मॉक टेस्ट पास में आपको ढेरों मॉक टेस्ट, तकरीबन 70,000 मॉक टेस्ट मिलते हैं अलग अलग एग्जाम्स के। एक सिंगल पास के अंदर हर वैरायटी का अपडेटेड मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, रात 12 बजे तक ये सेल एक्टिव रहेगी। 18 महीने का मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा लिंक से, 299 रुपये का। इस प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट ले लेना कोड लगा के YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे 299 का मॉक टेस्ट पास हो जाएगा 269 का। मॉक टेस्ट पास का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में। आज रात 12 बजे तक ये सेल एक्टिव रहने वाली। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, आज की क्लास है राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ठीक है। हर दिन की अलग शीट बन रही है, डेट के हिसाब से आप सर्च करके किसी भी पुराने आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। चलिए, रिबाउंड वर्ड आज का पहला। रिबाउंड मैंने आपको बताया था। देखिए बाउंड का मतलब है कूदना, जंप मारना। री का मतलब है फिर से, गिर के जब फिर से जंप मार के खड़े हुए, जंप बैक किया तो आपने रिबाउंड किया। शेयर मार्केट रिबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। शेयर मार्केट फिर गिर के खड़ी हो गई, रिबाउंड कर गई क्रैश के 2 हफ्तों बाद, क्रैश के 2 वीक्स के बाद, ठीक है। बाउंस बैक करना भी इसका सिनोनिम है। आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एम्बिशियस। देखिए इंग्लिश में एक वर्ड है एम्बिशन का मतलब होता है आसमानी सपने, या शुद्ध हिंदी में बोले तो महत्वाकांक्षा, है ना। आप बड़े बड़े सपने देखते हो ना, ये करूँगा वो करूँगा, ये सिलेक्शन वो सिलेक्शन, ये गाड़ी वो बंगला वो घर, ये आपके एम्बिशंस है, बड़े बड़े आसमानी सपने हैं। वहीं से हमने एम्बिशियस नाम का एडजेक्टिव बनाया है। ऐसा आदमी जिसके सपने बहुत बड़े हों, महत्वाकांक्षी को बोलते हैं एम्बिशियस। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। द इंडियन PM इज टू लॉन्च एन एम्बिशियस $2 billion PLI स्कीम टू गिव बूस्ट टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। भारत के जो PM है वो लॉन्च करने वाले हैं एक महत्वाकांक्षी $2 बिलियन की PLI स्कीम को, ताकि बूस्ट दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके छोटे निर्यातकों को हमारे देश के।
तो ये $2 बिलियन की बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस स्कीम है। ये वर्ड इस तरीके से यूज़ होता है। महत्वाकांक्षी के लिए एस्पायरेशनल भी यूज़ करते हैं और अर्निस्ट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी अपना वेदर। देखिए वेदर का मतलब होता है मौसम, नाउन फॉर्म में। जैसे आप बोलते हो आज वेदर बड़ा खुशनुमा है, वेदर इज़ प्लेजेंट। आज वेदर ख़राब है ना, वेदर इज़ हार्श। और अगर आप वेदर से वर्ब बनाएंगे ना तो इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को बहादुरी के साथ में फेस करना और उसको विदस्टैंड करना, उसके सामने खड़े रहना। ये वर्ड ख़राब वेदर से जोड़ करके रखोगे तो याद रहेगा। बाहर ख़राब वेदर है लेकिन फिर भी आप अपना काम कर रहे हैं, जहाँ आपको जाना है आप जा रहे हैं, जहाँ से आना है आ रहे हैं, तो आप ख़राब वेदर को विदस्टैंड करने को तैयार हैं। समझ गए ना? किसी भी ख़राब सिचुएशन को विदस्टैंड करने को, उसके सामने खड़े रहने को कहते हैं वेदर करना। स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली फेल टू वेदर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। छोटे बिजनेस जो होते हैं अक्सर वो नाकामयाब होते हैं वेदर करने में, झेलने में, विदस्टैंड करने में महंगाई और मंदी के इफ़ेक्ट्स को, महंगाई और मंदी के असर को। झेलने के लिए, वेदर करने के लिए एंड्यूर, रेजिस्ट, ओवरकम, सर्वाइव, इन सभी वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे आज के। नादिर, बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है। नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, पाताल। किसी भी चीज़ का सबसे निचला सिरा कहलाएगा नादिर। द हेजेमनी ऑफ द यूएस इज़ एट इट्स नादिर टुडे सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जो हेजेमनी है, जो डोमिनेंस है, जो लीडरशिप है अमेरिका की यानी कि यूएस की, वो अपने पाताल पे है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है आज। और कब से? कोल्ड वॉर के एंड के बाद से। तो पिछले 30 सालों में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आज यूएस खड़ा है, जो बाइडन एज ए प्रेसिडेंट बना करके। ठीक है, तो नादिर का मतलब समझ गए ना, किसी भी चीज़ का लोवेस्ट पॉइंट। अब देखो लोवेस्ट पॉइंट को रॉक बॉटम भी बोलते हैं और इसका बिल्कुल उल्टा होता है हाईएस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं पिनैकल या जेनिथ। अगर आपके करियर का लोवेस्ट पॉइंट है तो वो आपका नादिर है, और अगर आपको अभी भी प्रमोशन मिला है, अच्छा से आपकी जॉब लगी है, प्रमोशन मिला है, तो वो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, वो आपका है पिनैकल या जेनिथ। एंटोनिम्स है, याद रखें इनको। लास्ट वर्ड है आज का फुटिंग। देखिए फुटिंग का मतलब होता है स्टेटस या पकड़। अगर आप यहाँ खड़े हैं एकदम पाँव जमा के, तो आपकी इस एरिया में पकड़ बहुत अच्छी है, आपकी फुटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है या फर्म है। और अगर किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ आप कभी भी फिसल सकते हैं, तो आप वीक फुटिंग के आदमी हैं, आपकी पकड़ वहाँ पे कम है। समझ गए ना? पकड़ को या स्टेटस को बोलते हैं फुटिंग। अ मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन नेशंस हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फुटिंग। ज़्यादातर यूरोपियन नेशंस जो हैं उनकी आर्थिक फुटिंग, उनके आर्थिक स्टेटस बड़े स्ट्रॉन्ग है, पैसे की तरफ से वो बड़े अमीर देश हैं। चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए सीधी सी समरी है। हिंडनबर्ग क्राइसिस आप जानते हैं। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है जिन्होंने इसी साल जनवरी में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गौतम अडानी की कंपनीज़ के ऊपर। और इन्होंने ये बताया कि अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में फर्जीवाड़ा होता है, लोगों की और सरकार के पैसे को इस्तेमाल करके फर्म को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत रिस्क के साथ में बिजनेस या व्यापार किया जा रहा है गौतम अडानी की कंपनियों में। जैसे ये रिपोर्ट आई, अडानी की कंपनियों के शेयर गिरने लगे, 80% तक शेयर टूट गए इनकी सभी कंपनीज़ के। जनरली ऐसा होने के बाद में ऐसी कंपनियां बंद हो जाती हैं, डूब जाती हैं, लेकिन इस कंपनी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। 80% टूटने के बाद में गौतम अडानी ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि ये कंपनियां अब फिर से अपने पुराने लेवल्स पे आने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रही हैं, बहुत अच्छे से रिबाउंड कर रही हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये गौतम अडानी जो है ना, ये वही अरेबियन नाइट्स वाले फिनिक्स बनना चाह रहे हैं, वो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर जो डूबने या मरने का नाम नहीं लेता है, जिसको जलाने के बाद में वो अपनी राख से फिर से राइज हो जाता है। प्रेजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, अंग्रेजों की मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ था, प्रेज कर रहा है गौतम अडानी को। चलिए शुरू करें। थोड़ी सी आवाज़ में आपको दिक्कत लग रही होगी, लेकिन एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिनों में मेरे ख्याल से सही हो जाएगा सब कुछ, है ना। करे द अडानी ग्रुप एंड इंडियन conglomerates run by billionaire Gautam Adani recently weathered a storm when the short seller Hindenburg's report wiped $150 billion, or 2/3 of the combined value of the company's listed holdings in late January and early February। कह रहा है जो अडानी ग्रुप है, अच्छा जी ये क्या है? अब देखो यहाँ एक कॉमा लगा और यहाँ एक कॉमा लगा, और बीच में इस ग्रुप के बारे में दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कह रहा है जी वही अडानी ग्रुप है जो एक भारतीय कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती हो, जो ऑयल के वर्टिकल में भी हो, जो एनर्जी में भी हो, रियल एस्टेट में भी हो, समझ रहे हो ना, अलग अलग व्यापार करती हो, कई सारी कंपनियों का समूह हो।
कह रहा है जी अडानी ग्रुप जो कि एक भारतीय बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो रन की जाती है, चलाई जाती है इस करोड़पति या अरबोंपति आदमी के द्वारा जिसका नाम है गौतम अडानी। कह रहा है इस ग्रुप ने ना, इस तरह के ग्रुप ने रिसेंटली वेदर किया, रिसेंटली सहा, बहादुरी के साथ में रजिस्ट किया एक स्टॉर्म को, एक तूफान को। स्टॉर्म मतलब तूफान। अच्छा कब आया है तूफान ये? कह रहा है जब शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग नाम की कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग करती है, जो मौके पे चौका मारने की कोशिश करती है, शेयर्स को बेच देती है पहले से ही, है ना, शॉर्ट सेलिंग करके। कह रहे हैं इसकी जो रिपोर्ट है इसने वाइप कर दिया, इसने साफ कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया 150 बिलियन डॉलर्स को, जो कि लगभग 2/3 है, 66.66% है। और किसका? टोटल कंबाइंड वैल्यू का, सभी कंपनीज की, अंडानी की, जो उनकी लिस्टेड होल्डिंग्स है, जो उनके लिस्टेड शेयर हैं। और कब हुआ है सारा काम? जनवरी और फरवरी में, जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में। आई बात समझ में? तो ये अडानी ग्रुप है, इन्होंने एक बड़े से स्टॉर्म को वेदर किया, एक बड़े से तूफान को सहा, सामने से उसको विदस्टैंड किया या फेस किया। और ये तूफान तभी आया जब ये शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने साफ कर दिया इनके 2/3 वेल्थ को, जो होती है लगभग 150 बिलियन डॉलर्स। 150 बिलियन डॉलर जानते हैं हम कितना होता है? 12 लाख करोड़ रुपए, है ना, उससे भी ज़्यादा। तो कंपनी के 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया शेयर मार्केट्स में, कंपनी के शेयर गिरने की वजह से। ग्रुप की वर्ब है वेदर्ड, रिपोर्ट की वर्ब है वाइप। वाइप का मतलब होता है पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, ये अभी थोड़ा फ्लो बनाएंगे, फिर इस पे घूम करके आएंगे। कह रहे जी इन्वेस्टर्स वर वरीड दैट द फॉलोआउट वुड स्प्रेड टू इंडियाज फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड दैट इंडियन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी विद सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू द ग्रुप वुड बी एट रिस्क। कह रहे इन्वेस्टर्स जो थे वो वरीड थे, वो परेशान थे, दैट वो ये कि जो फॉल आउट है, फॉल आउट का मतलब होता है दुष्परिणाम, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, रेमिफिकेशन या रेपोकशंस, कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दूरगामी जो परिणाम होंगे, वो स्प्रेड करेंगे, फैल जाएंगे भारत के फाइनेंशियल वर्ल्ड में, भारत के आर्थिक दुनिया में। और इस चीज़ को लेकर के भी दैट कि भारत के जो बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका बहुत सारा एक्सपोजर है, जिनकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। जब भी आपका कहीं एक्सपोजर होता है तो आप बड़े अच्छे से उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो भारत के बैंक और वो कंपनियां जिनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपोजर है इस ग्रुप में, वो होने वाली हैं जोखिम में, एट रिस्क। तो इस चीज़ को लेकर के सभी निवेशक जो हैं वरीड थे। इन्वेस्टर्स की वर्ब है, इन्वेस्टर्स की वर्ब है वर, फॉल आउट की वर्ब है वुड स्प्रेड, बैंक्स एंड कंपनीज की वर्ब है वुड बी। देखो इन्वेस्टर्स दो वजह से वरीड थे। सेंटेंस को तभी समझ पाओगे जब स्ट्रक्चर को ऐसे पकड़ोगे। इन्वेस्टर्स वर वरीड दैट, पहली चीज़ तो ये कि ये सब तरफ फैलेगा। और दूसरी चीज़ क्या? फिर देखो इसने फिर से दैट लगाया, आप इसको मिस मत करना, दैट यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया। दूसरी चीज़ ये कि ये जो काम है ना, कंपनी और बैंकों को डुबा देगा, उनको रिस्क पे ला देगा, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस की सोल पकड़ने की कोशिश किया करो, सिर्फ पढ़ के आगे नहीं निकलना है, मीनिंग को भी समझना है। एक्सपोजर आप समझते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का। रिस्क के लिए हमेशा ऐड लगाएं, ऑन रिस्क, विद रिस्क, बाय रिस्क, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई चीज़ रिस्क में होती है तो आप बोलें माई लाइफ इज़ एट रिस्क, है ना, हर जॉब इज़ एट रिस्क, कंपनीज आर एट रिस्क, है ना, ऐड लगेगा। कह रहे द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड इन स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन बाय द शॉर्ट सेलर हैज़ बीन स्लो एंड नो एंग्री रिटेल इन्वेस्टर्स आर कॉलिंग फॉर एक्शन। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहे जी जो सरकार का रिस्पॉन्स है, भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उन सभी एलिगेशंस के सामने, सभी आरोपों के सामने जो है जालसाजी के यानी फ्रॉड के और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेट किए जाने के अडानी के द्वारा। कह रहे ये सारी चीज़ों का जो रिस्पॉन्स है ना, इस शॉर्ट सेलर के द्वारा जो सारे एलिगेशन लगे हैं, हिंडनबर्ग के द्वारा सारे जो आरोप लगे हैं, कह रहे ये रिस्पॉन्स रहा है हैज़ बीन बहुत ही धीमा, बहुत ही स्लो। सरकार ने कुछ ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स दिया नहीं है, बिल्कुल स्लो सा रिस्पॉन्स आया है। और कह रहे कोई भी एंग्री रिटेल इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जो मांग कर रहा हो, कॉल फॉर कर रहा हो एक्शन के लिए, है ना, हरकत के लिए या किसी कदम के लिए। और क्यों? कह रहे सिंस द फर्म्स मॉडेस्ट फ्री फ्लोट मीन्स अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्टली बिग शेयर होल्डर्स बोर मच ऑफ द पेन। कह रहा वो इसलिए, सिंस क्योंकि इस फर्म का जो छोटा सा फ्री फ्लोट है, मॉडेस्ट का मतलब है बहुत ही माइल्ड, जो ज़्यादा बड़ा ना हो साइज में या क्वांटिटी में,
और फ्री फ्लोट का मतलब होता है वो शेयर्स जो मार्केट में लोग खरीद सकते हैं, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। कह रहे हैं जी लोग इसलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि फर्म का जो फ्री फ्लोट है वो बहुत कम है। फर्म के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स बाजार में है ही नहीं, अडानी खुद अपने घर पे रखते हैं, वो खुद ही उनको ऑन करते हैं। तो कह रहे हैं ये फ्री फ्लोट का मीनिंग यही है कि ज़्यादातर एक छोटे से नंबर ऑफ बिग शेयर होल्डर्स हैं, जैसे 3, 4 या 5, गौतम अडानी, उनके भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे। कह रहे इन्हीं लोगों ने ज़्यादातर पेन को सहा है क्योंकि अडानी के 90-80% शेयर्स इन्हीं लोगों के पास है। समझ रहे हो? गौतम अडानी इस कंपनी को मोस्टली प्राइवेटली चला रहे हैं, 20-30% शेयर्स ही बाजार में लोगों के लिए रखे गए हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स इसी परिवार ने अपने पास रखे हुए हैं। जब लोगों के पास शेयर ही नहीं है तो एंग्री रिटेल इन्वेस्टर्स आपको दिख ही नहीं रहे जो सरकार को ये बोलें कि गौतम अडानी की जांच करवाओ। भाई मेरे पास शेयर ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ किसी को जाकर के जांच करवाओ, है ना? गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स की वर्ब है हैज़ बीन, इन्वेस्टर्स की वर्ब है आर कॉलिंग फॉर। कॉल फॉर करना, किसी चीज़ की डिमांड करना। नो इन्वेस्टर्स आर कॉलिंग फॉर एक्शन, कोई एंग्री रिटेल इन्वेस्टर एक्शन की मांग नहीं कर रहा। फ्री फ्लोट एक फाइनेंशियल टर्म है, मैंने आपको बता दिया। किसी कंपनी के वो शेयर्स जो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जो खरीद फरोख्त के लिए अवेलेबल है ना, इसकी वर्ब है मीन्स। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो बहुत बड़ा ना हो आकार में या क्वांटिटी में, माइल्ड सा हो, बीच का सा हो। नंबर की वर्ब है बोर। ये जो बोर है ना, ये इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है बियर वर्ब की। बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहना, एंड्योर करना। ऊपर एक वर्ड आया था वेदर करना, याद है ना, इसी का सिनोनिम है। इसी की सेकंड फॉर्म है बोर, थर्ड फॉर्म है बॉर्न। तो यहीं से आप दो फ्रेज बनाते हैं, बेयर द पेन या बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग। पेन का मतलब होता है दर्द, ब्रंट का मतलब होता है डैमेज, चोट जो किसी चीज़ से हमें लगती है। अगर आप किसी चीज़ के पेन को या ब्रंट को सह रहे हैं तो आप उस चीज़ के दुष्परिणामों को बेयर कर रहे हैं, है ना। यू आर बेयरिंग द पेन ऑफ समथिंग या यू आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ समथिंग। बढ़ेंगे आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी द अडानी ग्रुप्स मार्केट वैल्यू हैज़ सिंस क्लाइम्ड बैक टू मोर देन $110 बिलियन एंड इट्स फ्लैगशिप पब्लिक कंपनी अडानी ENT इज अप बाय 54% फ्रॉम इट्स नेटेड ऑन February 27। कह रहा है अडानी ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है तब से, यानी जब से गिरी है, कह रहा है सिंस तब से क्लाइम बैक कर गई है, चढ़ के वापस आ गई है $110 बिलियन पे। समझ गए? और इसकी जो फ्लैगशिप पब्लिक कंपनी है, फ्लैगशिप का मतलब होता है मेन, प्राइमरी। हो सकता है अडानी ग्रुप में 15 कंपनियाँ हो, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो मेन कंपनी है ना, उसको बोलेंगे फ्लैगशिप कंपनी, जो कंपनी झंडा बियर करती है इस पूरे ग्रुप का। कह रहा है वो पब्लिक कंपनी फ्लैगशिप वाली अदानी इंटरप्राइजेज, जिसका नाम है अदानी ENT इसको बोलते हैं, वो 54% बढ़ चुकी है, अप हो चुकी है अपने पाताल से, अपने लोवेस्ट पॉइंट से, नाडिर से, जो आया था फरवरी 27 को। चलिए, मार्केट वैल्यू की वर्ब है हैज़ क्लाइम्ड बैक, क्लाइम बैक करना, फिर से ऊपर उठना। फ्लैगशिप कंपनी की वर्ब है इज। नाडिर आप जानते हैं लोवेस्ट पॉइंट, रॉक बॉटम, इसका उल्टा क्या होता है, पिनाकल या जेनिथ। कह द conglomerate's decision to pause new capital investments beyond those it had already pledged until 2024, September 2024, and to put big takeovers on hold help ease pressure and reassure the market। कह रहे इस कंग्लोमरेट का जो डिसीजन है अदानी ENT का, और क्या करने का, रोक देने का, पॉज कर देने का, नई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स को, नए बड़े निवेशों को, और कह रहा है उनके पार, उनके बियॉन्ड या उनको छोड़ करके जिनको ये पहले गारंटी दे चुका है, जिनका ये पहले वादा कर चुका है। तो अभी तक इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोची थी, यहाँ नया प्लांट बनाएंगे, यहाँ पे नया ऑफिस खड़ा करेंगे, तो जो अभी तक सोचा था उनके पार जो है ना, इन्होंने सारे डिसीजंस को पॉज कर दिए, आगे ये कोई नया काम नहीं करेंगे। और कब तक नहीं करेंगे, सितंबर 2024 तक, अगले साल के। कह रहा है एक तो ये चीज़, और दूसरा इनका जो पुट कर देने का काम है, रख देने का काम है बड़े टेक ओवर्स को, बड़े बड़े कंपनियों के एक्विजिशंस को, और कहाँ पे, होल्ड पे। कह रहा है एक्विजिशन को जो होल्ड पे रखने का काम है ना, सस्पेंड करने का काम है, इन दोनों चीज़ों ने हेल्प किया है ईज करने में प्रेशर को, कम करने में तनाव को, और रीश्योर करने में मार्केट को, भरोसा दिलाने में बाजार को। तो अडानी ने यही बोला कि आपको हमारी ग्रोथ से परेशानी हो रही है, लोगों को, कि बहुत तेज़ी से अडानी ग्रो कर रहा है कर्जे लेकर के, तो हमने जो वादे कर दिए हैं वो तो हम करेंगे ही। उसके अलावा 2024 सितंबर तक कोई नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम नहीं करने वाले, और हम कोई नई कंपनी खरीदेंगे भी नहीं, किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर भी नहीं करेंगे। इन चीज़ों से लोगों का अडानी में विश्वास बढ़ा है, लोगों को थोड़ा सा रीअश्योरेंस मिला है बाजार में कि अडानी अब टिकेगा बाजार के अंदर काफ़ी दिन। डिसीजन की वर्ब है हेल्प्ड। डिसीजन था दो चीज़ों का, डिसीजन टू पोज न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड डिसीजन टू पुट बिग टेक ओवर्स ऑन होल्ड।
इट आया अडानी ग्रुप के लिए, इसकी वर्ब है हैड प्लेज्ड। प्लेज का मतलब होता है किसी चीज़ को एज ए गारंटी दे देना या फिर किसी चीज़ को एज ए प्रॉमिस रख देना। प्लेज करना, मान लीजिए आपने कुछ पैसा लिया किसी बैंक से, उसमें अपनी ज़मीन के कागज़ रखे, तो आप वो उस कागज़ों को प्लेज कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर मैं पैसा ना दे पाऊँ तो ये कागज़ आपके, ये ज़मीन आपकी है ना। तो वहीं से प्लेज वर्ड का मीनिंग निकालते हैं हम, गारंटी या प्रॉमिस। तो वो जो चीज़ें प्रॉमिस कर चुके थे उनको छोड़ करके कुछ नया ये नहीं करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एडिशनली द अडानी ग्रुप्स रीसेंट चार्म ऑफेंसिव हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन इट्स कंपनी। कह रहा है इसी के साथ साथ अडानी ग्रुप का हाल ही में आया हुआ जो चार्म ऑफेंसिव है, देखिए ऑफेंसिव का मतलब होता है एक के बाद एक अटैक। एक वर्ड आया था 1-2 दिन पहले फैसिलेट, याद होगा आपको। फिर एक वर्ड आया था बैरेज, है ना। फिर एक वर्ड आया था सेल्वो, वही ऑफेंसिव वर्ड के सिनोनिम है। फुल ऑन या ऑल आउट अटैक को बोलते हैं ऑफेंसिव या, है ना, सेल्वो। और चार्म का मतलब होता है लोगों को खुश करना या लुभाना। तो चार्म ऑफेंसिव क्या होता है? जब आप लोगों को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्म ऑफेंसिव। तो कह रहे हैं अडानी ग्रुप का भी रिसेंटली एक चार्म ऑफेंसिव हुआ है। इन्होंने एक कैंपेन निकाला है लोगों को खुश करने का, अच्छी अच्छी बातें करने का, अपनी ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने का। इसने भी मदद की है रिस्टोर करने में, बहाल करने में भरोसे को, कॉन्फिडेंस को कंपनी के अंदर, इन द कंपनी, है ना। तो ये कैंपेन चला रहे हैं, आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे बहुत सारे अडानी की जो है बड़ाई करते हुए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, इवन ये आर्टिकल ही देख लो, हो सकता है ये भी समझ गए ना चार्म ऑफेंसिव का पार्ट हो। इससे लोगों का भरोसा अडानी के अंदर बढ़ता जा रहा है। चलिए रिस्टोर समझते हैं, बहाल करना, रिस्टेट करना किसी चीज़ को। चलिए लास्ट सेंटेंस पे आएंगे अपने। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था जो हमने ऊपर मिस किया है, फटाफट इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन समझते हैं ना, 1/2, 2/3, 3/5, 5/7, 1/6, 1/4, ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनको आपको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है डिपेंडिंग ऑन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन होता है? ऊपर जो आता है। 2/3 में ऊपर क्या आ रहा है? 2। 1/4 में ऊपर क्या आ रहा है? 1। तो न्यूमरेटर को देख करके आपको चेक करना है वो फ्रैक्शन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। देखिए अगर तो न्यूमरेटर 1 है, अगर तो न्यूमरेटर 1 है तो फ्रैक्शन होगा आपका सिंगुलर। और अगर न्यूमरेटर 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, तब फ्रैक्शन होगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड वॉज एवर इलेक्ट्रिक। 1/3 जो व्हीकल थे, जो वाहन थे सड़क पे, वो इलेक्ट्रिक थे। ये जो 1/3 आप देख रहे हो ना, ये गलत है भाई। न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1 आ गया। जब 1 शुरू में आ जाए किसी फ्रैक्शन के, तो आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, आपको वो फ्रैक्शन सिंगुलर रखना होगा। ये पीछे का एस आप यहाँ से निकालेंगे। और अगला वाला देखो 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है तो फ्रैक्शन प्लूरल होगा, यहाँ पे इसको चिपकाएंगे। समझ गए? 5/7 लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर अगेन 1 से ज़्यादा है तो 7th नहीं, आपको 7th लिखना होगा। न्यूमरेटर के हिसाब से फ्रैक्शन को सिंगुलर या प्लूरल बनाना होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट था ये, है ना। दूसरा, फ्रैक्शन की वर्ब कैसी होगी? देखो वर्ब है ना, 1/3, 3/5, 5/7 इसके हिसाब से कभी नहीं लगती है। वर्ब लगेगी ऑफ के बाद लगने वाले नाउन के हिसाब से। देखो यहाँ पे ऑफ के बाद लगा हुआ है व्हीकल, व्हीकल्स प्लूरल नाउन है। यहाँ पे व्हीकल्स लगने की वजह से वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे ऑफ के बाद लिखा हुआ है द अर्थ, अर्थ क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से वर्ब आएगी सिंगुलर। और यहाँ पे ऑफ के बाद लगा हुआ है प्लूरल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब आएगी प्लूरल। तो फ्रैक्शन के बाद की वर्ब फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं आ सकती है, क्योंकि फ्रैक्शन तो इसका एक हिस्सा है। व्हीकल्स अगर प्लूरल है तो हिस्सा भी प्लूरल ही हो जाएगा, चाहे 1/3 हो चाहे 5/7 हो। बात समझ रहे हो? तो व्हीकल्स का हिस्सा हमेशा से प्लूरल ही होगा, अर्थ का कोई हिस्सा होगा हमेशा सिंगुलर ही होगा, स्टूडेंट्स का कोई पोर्शन हिस्सा होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया होगा, आज के क्विज में आपसे पूछेंगे। समझा इस तरीके से रहा हूँ उस लैंग्वेज में कि 10वीं का बच्चा भी समझ सके। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा लॉजिक आपको लगाना होता है। चलिए लास्ट पैराग्राफ है। करे जी विद द अडानी ग्रुप ऑन मोर स्टेबल फुटिंग अनदर क्वेश्चन अराइजेस। करे जी साथ ही विद अडानी ग्रुप के और ज़्यादा स्टेबल फुटिंग के, फुटिंग आप देख चुके हैं, आपकी पकड़, स्टेबल का मतलब होता है मजबूत या स्थिर। तो अडानी की जो ग्रुप की जो पकड़ है उसके स्थिर हो जाने के साथ ही एक और सवाल खड़ा होता है, अनदर क्वेश्चन अराइजेस। अराइज का मतलब होता है खड़ा होना, किसी चीज़ का उभरना। और क्या सवाल है भाई? ये बताया आपको यहाँ पे कॉलम लगा के। हाउ लॉन्ग कैन गौतम अडानी होल्ड इज नेशन बिल्डिंग एम्बिशंस इन चेक।
हाउ लॉन्ग, कब तक गौतम अडानी होल्ड कर सकता है, गौतम अडानी रोक के रख सकते हैं अपने नेशन को बिल्ड करने वाले एम्बिशंस को, देश के निर्माण के बनने वाली महत्वाकांक्षाओं को चेक में यानी कि कंट्रोल में। तो इस पूरे मामले की वजह से गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने से भी मना कर दिया है और इन्वेस्टमेंट से करेंगे नहीं। लेकिन कब तक ये अपने आप को रोक पाएंगे ऐसा करने से, है ना, कब तक ये चेक में कर पाएंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं को। क्वेश्चन की वर्ब होगी अराइजेस, अडानी की वर्ब है कैन होल्ड्स। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस के लास्ट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, सेंटेंस अपने आप ही क्वेश्चन वाली फॉर्म में आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। In early March, the company was awarded a bauxite mine in the government auction. And while the asset will be folded into Adani E&T's mining subsidiary for the time being, before the short seller's assault, the bid for the mine was seen as a part of a larger plan to enter aluminium smelting. कह रहा है जी मार्च के अर्ली में, शुरुआत में मार्च की, कंपनी को पैसिव वॉइस में अवार्ड दिया गया एक बॉक्साइट की खान, बॉक्साइट की माइन। और कब दी गई, किसने दी, ये दी गई गवर्नमेंट की ऑक्शन में, गवर्नमेंट की नीलामी में। तो नीलामी में अडानी ग्रुप को एक बॉक्साइट की माइन को जो है अवार्ड किया गया ना, इनको माइन का ठेका मिल गया। और कह रहे हैं जहाँ अब ये जो एसेट है, ये जो माइन इनको मिली है, ये फोल्ड कर ली जाएगी, ये संभाली जाएगी। और किस में, अडानी इंटरप्राइजेस के, अडानी ईएनटी नाम की कंपनी के माइनिंग सब्सिडरी में, माइनिंग वाली छोटी कंपनी में जो इसकी सब्सिडरी है। और कब के लिए, हाल फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग। टाइम बिंग का मतलब है हाल फिलहाल, है ना। तो हाल फिलहाल के लिए तो ये माइन जो आएगी उस सब्सिडी वाली कंपनी के हिस्से में। कह रहे लेकिन बिफोर द शॉर्ट सेलर्स असोल्ट, ये जो असोल्ट आया है ना हिंडनबर्ग नाम के शॉर्ट सेलर का, कह रहे शॉर्ट सेलर के असोल्ट से पहले, हमले से पहले, ये जो बिड थी, ये जो इनकी बोली थी या क्लेम था माइन के लिए, वो देखा जाता था, वॉज सीन देखा जाता था एक हिस्से के तौर पे, जो था एक बड़ी सी प्लानिंग का। और प्लानिंग का की थी भाई, एंटर करने की, घुस जाने की एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के बिजनेस में। स्मेल्टिंग का मतलब होता है कच्चा एल्यूमिनियम ज़मीन से निकालना और उसको गर्म करके उसमें से प्योर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना। स्मेल्टिंग समझ गए ना, अलग करना कच्चे में से धातु को। तो यही सोचा जाता था, इस हिंडनबर्ग वाले काम से पहले लोग यही समझ रहे थे कि अडानी अब चाहते हैं कि माइनिंग के धंधे में भी अपना पांव जमाएं। और किस धंधे में, स्टील मेकिंग में, है ना, टाटाज के सामने, मित्तल के सामने। एंड अदर बिट्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और दूसरे बिट्स में, दूसरे हिस्सों में जो हैवी इक्विपमेंट या हैवी इंडस्ट्री के बने हुए हैं। तो अभी तो चलो ये माइन इनके खाते में आ गई है और इस माइन से ये काम भी करेंगे। लेकिन माइन जब तक नहीं आई थी और जब तक ये हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट नहीं छापी थी, तब तक लोग यही समझ रहे थे कि अडानी जो है इस माइन के बहाने हैवी इंडस्ट्री के अंदर उतरना चाहते हैं। तो बहुत महत्वाकांक्षी एस्पायरेशनल आदमी है, कहने का मतलब ये। कंपनी की वर्ब है वॉज अवॉर्डेड, पैसिव में, बी फैमिली प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एसेट की वर्ब है विल बी फोल्डेड, अगेन पैसिव वॉइस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिड का मतलब होता है दावा या क्लेम, इसकी वर्ब है वॉज सीन, ये भी पैसिव वॉइस में है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव को जरूर से ध्यान किया करो, है ना। हर सेंटेंस का सबसे पहला काम यही होता है, आप उसका वॉइस निकालो, टेंस निकालो, मीनिंग निकालो, फिर उसके बाद लगती है बाकी की ग्रामर। कह रहे जी इट सीम्स अनलाइकली दैट मिस्टर अडानी हैज़ गिवन अपॉन दिस आइडिया फॉर गुड। कह रहे ये भी बड़ा अनलाइकली सा लगता है, संभावित नहीं लगता है कि अडानी साहब जो हैं वो गिव अप ऑन कर चुके हैं, वो घुटने टेक चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं इस आइडिया को फॉर गुड के लिए, लंबे वक्त के लिए। फॉर गुड मतलब फॉर एवर। ऐसा देख के लगता नहीं है कि अडानी जी के प्लान ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने होल्ड पे रखे हैं। ये 2, 4, 6 महीने की बात है, फिर से उसी रफ्तार में आने की कोशिश करेंगे। इट की वर्ब है सीम्स, अडानी की वर्ब है हैज़ गिव अप ऑन। गिव अप ऑन समवन या समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर घुटने टेक देना, किसी बात के ऊपर हार मान लेना, है ना। फॉर गुड मतलब फॉर एवर या फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, छोटा सा लेकिन फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स था। आज के दोनों एडिटोरियल्स काम के नहीं हैं। पहले वाले में बहुत सारे फिगर्स हैं और दूसरा वाला पता नहीं कहाँ म्यांमार के ऊपर लिखा हुआ था, तो मैंने इसलिए इस आर्टिकल को यहाँ से अलग से उठा के आपको पढ़ाया। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहे जी क्या रीज़न बताया गया इस पैसेज में किसी भी एंग्री रिस्पॉन्स के ना आने का खुदरा निवेशकों के द्वारा, रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो अडानी ग्रुप की शेयर खरीदे हुए थे। तो क्या रीज़न है कि खुदरा निवेशकों का कोई एंग्री रिस्पॉन्स नहीं आया? 4 में से एक रीज़न आपको बताना है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अडानी के शेयर है ही नहीं, इसलिए नहीं ऐसा हुआ।
या फिर इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप अडानी ग्रुप को सपोर्ट करती है, इस वजह से लोग चुप हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरा भरोसा है कि अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस फिर अपनी रिकवरी दिखाएगा, इसलिए वो गुस्सा नहीं है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है टोटल शेयर्स का, ज़्यादातर शेयर्स अडानी खुद अपनी जेब में रखते हैं। तो सही आंसर को आपको चूज़ करना है। मेरे ख्याल से हिंदी में बता दिया, अब तो चूज़ कर ही लोगे, है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, मैच कर लेना वहाँ से। अब आओ सेकंड पे। कह रहा है जी, इनमें से वो ऑल्टरनेटिव आपको चुनना है चारों में से जो कदम अडानी ने नहीं उठाया, है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट, जो कदम इन्होंने नहीं उठाया अपनी इमेज को बहाल करने के लिए। इन्होंने कौन सा काम नहीं किया जो अपनी जिनसे इनकी इमेज सुधरती। इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रोका, गुडविल कैंपेन को चलाया, इन्होंने टेक ओवर पे टेम्परेरी होल्ड लगाया, या इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स को लगाने की कोशिश की ताकि कंपनी के खर्चे कम हो। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सीधा साधापन। जब कोई कंपनी ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाती है तो वो सीधे साधेपन की तरफ जाती है, अपने खर्चे कम करती है, हर चीज़ में कंजूसी करने लगती है, तनख्वाहें कम देती है, बिजली बचाती है ना, इस तरह के काम करने लगती है कंपनियां ताकि उनके खर्चे कम हो और बाजार में बनी रहे। ऑस्टेरिटी मेजर्स बोलते हैं इस तरह की चीज़ों को। चलो, एक नया वर्ड बता दिया मैंने आपको, अब चारों में से सही आंसर निकाल लोगे। थर्ड में पूछा है आर्टिकल की थीम क्या है, और थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया क्या है आर्टिकल का, इस पूरे पैसेज में किस चीज़ को बताया गया है ना, मेन आइडिया क्या है। तो मेन आइडिया तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। 4 आइडियाज़ आपके सामने लिख दिए हैं, कोशिश करोगे तो निकल आएगा, है ना। चौथे में नाडिर का एंटोनिम पूछा है आपसे। हो सकता है ए और बी दोनों एंटोनिम निकले, हो सकता है बी और सी दोनों निकले, हो सकता है ए बी सी तीनों निकले। तो जो जो इसके एंटोनिम है वो आपको आंसर बनाने हैं, ठीक है। 5वें 6वें 7वें में 3 एरर्स है, ये छोटा सा सेंटेंस है 20 वर्ड्स का, इसमें मैंने 3 एरर्स डाल दी हैं। कोशिश करोगे तो तीनों पकड़ में आ जाएंगी। कोशिश करो और उसके बाद में फर्स्ट कमेंट से चेक कर लो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। मुलाकात होगी आपसे कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।